नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नो स्टूडेंट्स हेल्प में। और आप देख रहे हैं BHIC 133 का टॉपिक चल रहा है। और हम लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने एक कॉन्क्रीट स्टेप्स लेकर के मंगोल को प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। हालांकि मंगोल्स के इंटरनल सिविल वार भी उसके पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदार थी, लेकिन फिर भी मंगोल जो दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने एक स्टैंडिंग आर्मी जबरदस्त रखी अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ा। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि खिलजिस जो थे उन्होंने किस तरीके से एक्सपेंशन किया इंडिया में। क्योंकि आपने देखा जो गुलाम वंश थे उन लोगों ने ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया, और उन्होंने जो एरिया जीता था इनिशियली उसी को बचा के रखने में और उसी में पावर को स्टैब्लिश करने में वो लगे थे। बट खिलजिस के अंडर आप देखोगे ये लोग एक्सपेंशन करते हैं, और खास करके हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट था। तो जब जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठता है तो ना तो उसका इतना मन था एक्सपेंशन करने का, ना ही उसके पास ऐसे रिसोर्सेज थे, क्योंकि उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से इतना ज़्यादा था, लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे, है ना। और दिल सल्तनत एक तरीके से बिखरने की कगार पे थे, तो वो उसी को संभालने में लगा रह जाता है। और इसके बीच उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचता है उसी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, और उसको मार डालता है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, आप जानते हैं। मैं इसलिए ओवर तेजी से लेके चल रहा हूँ। तो जब अलाउद्दीन खिलजी बैठता है गद्दी पे तो उसका पहले से ही प्लान था कि हाँ मैं बहुत एक्सपेंशन करूंगा, क्योंकि आप जानते हो वो कारा का जब गवर्नर था तो उसने बहुत लूट मचाई थी देवगिरी में जब वो था, तो उसने खूब पैसा जीता था वहां से। और अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपेंशन में आप देखोगे कि धीरे धीरे वो एकदम साउथ इंडिया के टिप तक पहुंच जाता है। उसका जो राज्य आप देख सकते हो मैप में भी दिखाया हुआ है, एकदम नॉर्थ से लेकर के साउथ तक लगभग लगभग जीत जाता है। वो जो इंडिया का वेस्टर्न फ्लैंक है वो पूरा का पूरा वो जीत जाता है, ईस्टर्न की तरफ नहीं वो जाता है। और इवन सेंट्रल सेंट्रल इंडिया का भी जो एरिया है वो पूरा उसके लगभग लगभग कब्जे में था। तो आइए देखते हैं वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया का जो उसने कब्जा किया वो किस तरीके से था। अलाउद्दीन खिलजी जब अपनी पोजीशन को फर्म कर लेता है दिल्ली में ना, उसके बाद फिर वो अपना पहला एक्सपेडिशन करता है गुजरात की तरफ 1299 में। अब गुजरात देखो हमेशा से अरब ट्रेडिंग वगैरह में था, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सूरत वगैरह में हमेशा से ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं इवन रोमन डायनेस्टी से। तो आप सबको पता था कि हाँ ये जो एरिया बहुत प्रॉस्परस है, बहुत ही अ, यहाँ पे वेल्थ है। तो ऑब्वियस चॉइस था, फर्स्ट चॉइस था कि हाँ इस पर अटैक करके इसको लूटा जाए। और हुआ भी वही। वो इंपेरियल आर्मी भेजता है उलूग खान और नुसरत खान के अंडर में, और गुजरात को जीत के वहाँ लूट मचाई जाती है, और जो वहाँ की कैपिटल थी अनिलवाड़ा उसको पूरा कब्जा कर लिया जाता है। और यहाँ पे अल्प खान को एज अ गवर्नर डिप्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वो 1305 में वेस्ट की तरफ जाता है, वहाँ से गुजरात से मालवा की तरफ बढ़ता है। यहाँ से आप देखो गुजरात इस साइड है ना, ये एरिया गुजरात का। यहाँ से वो मालवा की तरफ जाता है, राइट साइड मुड़ता है अपने, तो मतलब ईस्ट की तरफ मुड़ता है। तो मालवा पहुँचता है। अब उस समय मालवा में राज कर रहा था कौन, राय महलक देव। और उनकी कैपिटल कौन सी थी, मांडू। और उनका एक मिनिस्टर था बहुत ही पावरफुल, कोका प्रधान। अब इम्पेरियल आर्मी पहले तो कम थी नंबर में, लेकिन उन्होंने बड़े वीरता से लड़ाई करके इम्पेरियल आर्मी ने जबरदस्त लड़ाई की और जो फोर्ट था उसको जीत लिया। लेकिन जो मालवा का प्रिंस था वो भाग जाता है वहां से, और प्रोविंस ये लोग जीत जाते हैं, है ना। और मालवा को आयनुल मुल्क को गवर्नर बना दिया जाता है वहाँ पे। और आयनुल मुल्क धीरे धीरे उज्जैन, धार, चंदेरी वगैरह को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर मालवा के बाद वो लोग जाते हैं सिवाना की तरफ। सिवाना कहाँ है, जोधपुर के पास का एक एरिया है। और वहाँ पे वो लोग 6 साल तक सीज करके रखते हैं, 1304 से लेकर 1305, 1304-5 से लेकर 1309 तक। फिर फाइनली 1309 में ये लोग जीतते हैं। और उस समय वहाँ का राजा कौन था, राय शीतल देव था। ठीक। अब इसको यहाँ पे किसको चार्ज दे दिया जाता है सिवाना में, कमरुद्दीन गुर को। फिर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ की कहानी देखें कि किस तरीके से उन्होंने कब्जा किया अलाउद्दीन खिलजी में। तो जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा था तो जलालुद्दीन की फैमिली के जो लोग थे वो भाग के चले जाते हैं मुल्तान। उनमें से एक कौन था, अराकली खान। वो वहाँ पे साजिश रचने लग जाता है। तो अलाउद्दीन को लगता है यार ये तो प्रॉब्लम बन जाएगा फ्यूचर में जाकर के, और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो उसने क्या किया,
उलूग खान और जफर खान को ये ड्यूटी दी कि हाँ इसको पकड़ के लाओ अराक अली खां को और मुल्तान जीत लो। तो वो लोग जाते हैं और उसको पकड़ के लाते हैं प्रिजनर बना करके, और मुल्तान इस तरीके से उसके अंडर आ जाता है। फिर 1300 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खान को रणथंभौर पे कब्जा करने के लिए भेजा, जहाँ पे किसका राय चल रहा था, राय हमीर का। फिर आप इंपेरियल आर्मी जाती है, सीज करती है, 6 महीने तक सीज रहती है। फिर फाइनली अलाउद्दीन खुद आता है कैंपेन को लीड करने के लिए, और वहाँ जो औरतें थी किले में, उन्होंने जौहर कर लिया, और बाद में एक दिन रात में हामिर देव गेट खोल के बाहर आता है और लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। फिर हम जानते हैं 1303 में वो चित्तौड़ जाता है, चित्तौड़ का कैंपेन चलाता है। लेकिन आपकी किताब में ऐसा दिया हुआ है कि चित्तौड़ के राजा ने सडनली ऑफर किया अपने तरफ से सरेंडर, लेकिन हम सब जानते हैं पद्मावत की कहानी, वहाँ तो बिल्कुल ही अलग है कि वो लड़ते हुए शहीद होते हैं जो वहाँ के राजा थे चित्तौड़ के, और वहाँ भी औरतों ने जौहर किया था, सबको पता है कहानी में, बट आपकी बुक में नहीं मेंशन है ये चीज़। तो खैर फिर बाद में खिज्र खां को वहाँ पे बैठा दिया जाता है, इसका नाम खिजराबाद रख दिया जाता है, आप सबको पता है ना। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर इसको मालदेव को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की एक तरीके से कैप्चर करने का इलाका था वो सारा हो जाता है। फिर उसका ध्यान डेक्कन की तरफ जाता है कि अब हम डेक्कन की तरफ भी जाएं, गुजरात से नीचे भी जाएं हम। तो देवगिरी में तो उसने पहले ही खूब लूट मचाई थी, है ना, कारा में, और उसने बहुत पैसा कमाया था, तो उसको पता था कि हाँ साउथ में काफ़ी पैसा है। तो उसने अपना अगला जो कैंपेन चलाया वो किसके खिलाफ चलाया, देवगिरी के राय रामचंद्र देव के खिलाफ चलाया, क्योंकि 1296 से 1306 के आसपास का टाइम हो चुका था और इसने कभी भी कोई ट्रिब्यूट भेजा ही नहीं 10 सालों से दिल्ली को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर की कमांड में और आयन अल मुल्क और अल्प खान को भी बोला कि तुम सब जाओ। और रामचंद्र देव जो है सरेंडर कर देता है, उसको कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाता, और उसकी जान को माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन उसका बेटा जो था वो वहाँ से भाग जाता है, और रामचंद्र देव को सुल्तान बहुत ही इज्जत देता है, और उसकी जो देवगिरी की गद्दी थी उसको वापस भी दे देता है। बस उसको बोला जाता है कि हाँ तो रेगुलर अपना पेमेंट करता रहा कर, ट्रिब्यूट वगैरह भेजते रहा कर, तो हम तेरे को कुछ परेशान नहीं करेंगे। तो राय बहादुर भी अपना जेस्चर दिखाते हुए अपनी बेटी की शादी सुल्तान से करा देता है, और एक तरीके से अलाउद्दीन ने पॉलिसी बनाई थी कि हाँ हम एरियाज को जीतेंगे नहीं, बस अपने प्रोटेक्टोरेट बना करके उनसे पैसा लेते रहेंगे। ठीक है। फिर अलाउद्दीन अक्टूबर 1309 में मलिक काफूर को भेजता है साउथ में और जाने के लिए। अब जो साउथवर्ड मार्च होता है वहाँ पे अमीर खुसरो भी साथ में जाता है, तो अमीर खुसरो ने इसमें खजान उल फतह में सारे बहुत डिटेल में लिखा है कैंपेन के बारे में, है ना। तो जब वो साउथ की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले उसने सिरपुर के फोर्ट पे कब्जा किया, और सिरपुर के जो जितने भी नॉबल्स थे वो सब भाग जाते हैं वारंगल की तरफ। वारंगल में किसके पास चले जाते हैं, वो राय रुद्रदेव के पास। फिर यहाँ से इंपेरियल आर्मी उनका पीछा करते हुए वारंगल पहुंचती है, जनवरी 1310 तक पहुंच जाती है वो। 14 फरवरी 1310 को काफूर अटैक करता है फोर्ट पे, बट राय रुद्रदेव ने सरेंडर कर देता है अपने आप को बिल्कुल। तो वहां से उनको मिलता है क्या, 20,000 घोड़े, 100 हाथी, बहुत बहुत ही ज़्यादा गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं, जो कि थाउजेंड्स ऑफ कैमल्स में लाद के वापस लाता है कमल काफूर दिल्ली। और जून 1310 तक दिल्ली पहुंच जाते हैं वो। ठीक, लगभग लगभग 2-3 महीने में वापस वो दिल्ली आ जाता है वहाँ से। तो अलाउद्दीन खिलजी को दिखता है हाँ यार हम तो बहुत ही ज़्यादा पैसा आया है, और ये सबको ये लोग प्रोटेक्टोरेट बना के छोड़ देते थे, और इनको बोलते थे कि ठीक है तुम राज तुम ही करो, लेकिन हमें ट्रिब्यूट वगैरह भेजते रहना, ठीक है, क्योंकि इनको भी पता था यार इतनी दूर है, अगर बार बार भी हम आ नहीं सकते यहाँ पे, और हमें भी लोग अपनाएंगे नहीं राजा को, और इतनी दूर पे कमांड रखना भी पॉसिबल नहीं था उस जमाने में, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह प्रॉपर नहीं था। तो इनका मेथड भी ठीक था एक तरीके से। फिर अब जब इतनी वेल्थ वहां से आती है तो सुल्तान कहता है कि अब तुम द्वार समुद्र की तरफ जाओ, जो वारंगल के और साउथ में था।
तो मलिक काफूर को फिर से भेजा जाता है। इस बार बोला जाता है कि कम से कम 500 हाथी लेके आना वहां से, और सोना वगैरह तो लेके आओगे ही आओगे। तो मलिक काफूर एक बार फिर से आता है और उसने द्वार समुद्र का फोर्ट को 1300 फरवरी 1311 में घेर लेता है। और उसके अगले दिन ही वहाँ का जो राजा था बल्लाल देव, उसने सरेंडर कर दिया और अपना सारा वेल्थ वेल्थ और एनुअल ट्रिब्यूट की बातें मान लेता है। जब द्वार समुद्र में जीत हो जाती है तो मलिक काफूर फिर फर्दर साउथ जाने की कोशिश करता है। उस अब वो मावार की तरफ बढ़ता है। और जो मावार की राजधानी उस जमाने में कौन थी? मदुरा थी। मदुरा, आज की मदुरई आप समझ सकते हो, जो कि पांड्यासी कैपिटल थी। ठीक। और उस समय राजा कौन था वहां पे? सुंदर पांड्या करके राजा था। सुंदर पांड्या को जैसी खबर मिलती है कि पूरा मुगल आर्मी आ रही है तो वो भाग जाता है। तो इस तरीके से मलिक काफूर को वहां पे क्या मिलता है? 512 हाथी मिलते हैं, 5000 घोड़े मिलते हैं, और 500 मन। मन मतलब आप सोचो कितना हो गया है ना, केजी में भी नहीं, 500 मन प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं उसको वहां से। तो अलाउद्दीन का साउथ की जो पॉलिसी थी ना, उसका ऑब्जेक्टिव दो था। एक तो कि एक फॉर्मल रिकॉग्निशन हो अथॉरिटी ऑफ दिल्ली सुल्तान, और दूसरा जितना ज्यादा हम वेल्थ को गेन कर सके विद मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ। यही इनका मकसद था। फिर बाद में एक लास्ट टॉपिक आपका थोड़ा सा दे रखा है इसी में कि देवगिरी के बारे में दिया हुआ है कि रामदेव जो था देवगिरी का रूलर, उसकी जब डेथ हो जाती है 1312 में, तो उसका बेटा जो भील नामा था, उसने सुल्तान के जो सत्ता थी उसको नकार दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। फिर अलाउद्दीन मलिक काफूर को भेजता है रिबेलियन को दबाने के लिए, और बोलता है तुम ही चार्ज में रहो वहाँ पे, ठीक है। और लेकिन कुछ समय बाद फिर उसको हटा दिया जाता है, आयनुल मुल्क को भेजा जाता है। लेकिन जब 1316 जनवरी में अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है और मुबारक खिलजी गद्दी में बैठता है, तो मुबारक खिलजी कहता है कि आयनुल मुल्क को भी हटा देता है, और मुबारक खिलजी खुद ही जाना चाहता है वहाँ पे। लेकिन फिर उसके जो नॉबल्स थे वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब यहाँ पे यहीं रुको, दिल्ली में ही रुको और अपनी पावर को कंसोलिडेट करो, बाद में ये उधर का रुख करेंगे। तो ये था उसका पूरा डेक्कन का एक्सपेडिशन, और होप ये पूरा क्लियर हो आपको। बहुत ही आसान था टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।